नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। अगर कुछ लोगों को लगता है कि कोरोना के शोर में, कोरोना की इस महामारी में वो दंगे कर कर भी बच जाएंगे, तो वो गलत है। तो ये दंगाई एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि अमीश देवगन तो चुप नहीं बैठेगा। चाहे कोई कितनी भी धमकी दे दे, चाहे कोई कुछ भी कर दे, सच का सामना आज की इस बहस में करना पड़ेगा। और मैं देशवासियों से भी कहता हूं कि आज की बहस सब कुछ छोड़ के देखिएगा। अगर नहीं देख सकते तो अभी टेलीविजन ऑफ करिए और चले जाइए, क्योंकि ये वो खबर है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ममता बनर्जी के राज में दंगा तंत्र आज कितना हावी हो चुका है कि बंगाल के एक इलाके से 2-4 नहीं बल्कि 40 से 50 हिंदू परिवारों को अपना घर बार इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उनका घर जला दिया गया है, वहां बम फोड़े गए हैं, उनकी दुकान जला दी गई है, उनकी गाड़ियां फूंक दी गई। इस दंगा तंत्र पर ममता बनर्जी को जवाब देना होगा और इस देश के कथित सेकुलर ब्रिगेड खान मार्केट गैंग को भी जवाब देना पड़ेगा और अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। पर सवाल यह भी है कि आखिर इन दंगाइयों को कौन कवर फायर दे रहा है और देता रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर चुप रहना भी कवर फायर देने जैसा ही है। तो आज चार पार में कई बड़े एक्सपोजे होंगे, कई बड़े खुलासे होंगे। हमारे साथ दंगे का पीड़ित लाइव जुड़ेगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए कि दंगे का खेल कैसे खेला गया। आज का ये एक्सपोजे आजाद भारत में 1990 में जो कश्मीर में हुआ था उसके बाद की ये सबसे बड़ी स्टोरी है। और कान खोल के सुने सेकुलर ब्रिगेड, ये खबर आज चलेगी। आपको जो करना है आप कर ले। अमीश देवगन ना डरा है ना डरेगा, अंतिम सांस तक इस देश के लिए लड़ा है और लड़ेगा। हिंदुओं के पलायन पर बड़ा खुलासा। कई बार तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये तस्वीरें बोलेगी। आप तस्वीरें देखिए और निर्णय लीजिए और अपनी राय भी हमारे हैशटैग के साथ जरूर शेयर करिए। तस्वीर नंबर 1, पलायन के सच का विश्लेषण। दुकानें जली, मकान जले, गाड़ियां जलाई गई, धुआं साफ देखा जा सकता है उस इलाके से। अगर सोच अलग होगी तो क्या आप घर जला देंगे? वो काला धुआं भी आप देख सकते हैं। आप देखिए इतना काला धुआं है कि आसमान में साफ देखा जा सकता है। इतना मजबूर कर दिया गया कि आज 40 से 50 परिवार अपना घर छोड़ने को निकल चुके हैं। ये एक और वीडियो आप देखिए किस तरह से हुई। वीडियो थोड़ा डार्क है, आप देखिए किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। रात के अंधेरे के अंदर ये विजुअल आप देखिए, डंडे हाथों में है लोगों के। इसीलिए मैंने बोला आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये तस्वीरें बोलेंगी और इस देश की सेकुलर जमात सुने कि लोग साइकिल से पलायन कर रहे हैं। 50 परिवार, मजदूरों का पलायन दुख देता है, लेकिन जो अपने घर में बैठे हैं उनको वो मुंह छुपा के निकल रहे हैं। अगर शर्म से भी कोई बड़ी चीज हो तो वो इस देश की सेकुलर जमात को आनी चाहिए। 1990 में खामोश बैठे हुए रहे थे लोग। 4 लाख कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कर दिया गया था, आज 50 परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है। आशिका सिंह मेरे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं, हमारी संवाददाता। मुझे लगता है रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर है, तो पहले उससे जानकारी लेनी चाहिए। आशिका, बताइए क्या हुआ था उस दिन? रविवार को बम फटे थे, क्या हुआ था? सब कुछ बताइए डिटेल में। सिर्फ रविवार नहीं, ये पिछले 4 दिनों से लगातार हिंसा की आग जो है हुगली में जल रही है। रविवार को ये शुरुआत जो हुई वो ऐसे हुई कि कंटेनमेंट जोन के कुछ लोग दूसरे इलाकों में घूम रहे थे, जिन्हें रोका गया। जब ये बवाल शुरू हो गया, हिंसा ऐसी भड़की कि बम फूटे, लगातार तीसरे दिन तक बम फूटे। वहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे, रात को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी पहुँचे, कमिश्नर ऑफ पुलिस भी पहुँचे। बावजूद इसके अगले दिन फिर हिंसा की आग
भड़की। कल रात भी वहाँ से हिंसा की खबरें आई हैं। हुगली के दूसरे इलाकों में भी ये जो हिंसा की आग है वो भड़क चुकी है अमीश जी। इसके बाद ये महिलाएं, तस्वीर में जो देखा जा सकता है, महिलाएं अपना घर छोड़ करके भाग चुकी हैं। इनको ये नहीं पता है कि बच्चे का पिता कहाँ है, परिवार के दूसरे लोग कहाँ हैं। किसी तरह से अपनी जान बचा करके जो भी बचा हुआ सामान उनके हाथ आया लेकर के, इस समय कोरोना के समय जब घर से बाहर नहीं निकलना है उस दौर में ये जो मैंने भूखे पेट जो मैंने जानकारी को इकट्ठा किया आपके थ्रू कुछ जानकारी हमारे तक पहुंची, उसके बाद हमारे भी जो बाकी रिपोर्टर्स है उन्होंने भी जो जानकारी को भेजा, उस जानकारी के मुताबिक ये कंटेनमेंट जोन में था। ये लोग दूसरी जगह जा रहे थे टॉयलेट को इस्तेमाल करने के लिए। जब वहां पर रोका गया, वहां पर एक समुदाय के लोग रहते हैं, जब वहां पर रोका गया तो दूसरी तरफ से बम चले। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ। कंटेनमेंट जोन है जहां से विशेष तौर पर एक इलाका है जहां पर कई 4-5 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहां से लोग निकल करके और दूसरे इलाकों में जा रहे थे, न सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने, बाकायदा वहां पर घूम फिर रहे थे, लॉकडाउन तोड़ रहे थे। जब वहां के लोगों ने वहां पर बांस का बैरिकेड लगाया, तब ये बवाल शुरू हुआ। किसी इलाके में इतने अगर बम निकल के आएंगे, ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कौन से बम थे ये, पेट्रोल पंप या दूसरे बम? ये देसी क्रूड बॉम्ब्स थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में तो ये लघु उद्योग बन चुका है। घर घर में ये क्रूड बॉम्ब जो देसी बॉम्ब है वो मिलता है। इतनी भारी संख्या में फोड़े गए हैं, घरों में तोड़फोड़ हुई है, घरों को बम डालकर जला दिया गया है। जो लोग वहाँ पर कई घायल हुए हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। और पुलिस जो है फिलहाल वहाँ पर हालांकि परिस्थिति पर काबू पाया हुआ है, लेकिन लगातार रविवार की रात ये हिंसा शुरू हुई, उसके बावजूद लगातार 3-4 दिन तक ये हिंसा की आग वहाँ पर जलती ही रही। अमीश जी आशिका बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी तक, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और अपना ध्यान रखिएगा। सोचिए, बम फोड़े जाते हैं, धमाके किए जाते हैं और ये देश शांत रहता है। और इस देश में कहा जाता है कि इनटॉलरेंस है, कुछ मत बोलिए, चुप रहिए। इस बात को अगर आप करेंगे, बोलेंगे, ये पलायन हो रहा है, तो आप पे आरोप लगेगा कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस देश के अंदर। अभी इस डिबेट के अंदर ही होगा कि कुछ लोग आरोप लगाएंगे कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपको मजदूरों की बात करनी चाहिए थी, कुछ लोग ज्ञान देंगे। लेकिन मैं सबसे पहले शादाब आपके पास आता हूं, तस्लीम रहमानी आपके पास आता हूं। आपका रोजा जी बताइए अमीर जी रोजा कंप्लीट कर रहे हैं। कर दूं कि जी शादाब, ये पलायन हिंदुत्व के कब्जे वाला वो जिन है जो चुनाव के समय पर आकर के गरीब कौन सा चुनाव है अभी शादाब चौहान के मुद्दे को दबा देता है। शादाब चौहान चुनाव कौन सा है अभी, मुद्दे को नष्ट कर देता है। चुनाव कौन सा है अभी? नहीं, चुनाव कौन सा है अभी? पश्चिम बंगाल में अगले 1.5 साल में कोई चुनाव नहीं है। ये कैराना में जब ये जिन निकला था पूरी तरीके से झूठ साबित हुआ। आपके सामने हमारा रिपोर्टर बता रहा है बम फोड़े गए। तुम्हारे घर पे अगर बम फोड़ दिया जाएगा उसके बाद बोलेगा चुनावों का जिन। अगर कोई राजनीतिकरण करेगा तो भी गलत है। उस दुखद घटना का राजनीतिकरण चुनाव की वजह से हो रहा, अभी और होगा। जब तक बंगाल में चुनाव चलेंगे ये हिंसा कराई जाएगी, क्योंकि मतलब लोगों के घर जलाए जा रहे हैं और तुम लोग ये कह रहे हो कि ये तो होता रहेगा, इसकी आवाज भी ना कोई उठाए। काला धुआं तुम्हें दिखाई नहीं देता, परिवार तुम्हें दिखाई नहीं देते, शर्म आनी चाहिए बात कहते हुए तुम्हें। फिक्र नहीं है, 50 करोड़ लोगों की फिक्र नहीं है। जो लोग मजदूर गरीब किसानों को मुद्दे को दबाने के लिए चिन्ह उठाया जाता है, चुनावी फायदे के लिए। तो इसका मतलब है कि बम फोड़ के किसी का घर जला दोगे? बम फोड़कर किसी का घर जला दोगे? वो बम कैसे आया? उस पे शादाब चौहान तुम्हारा सवाल उस पर नहीं होगा जिसके घर में बम था। वो बम लाया कहां से? बिल्कुल, ये भारत में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, ये पलायन तो मुजफ्फरनगर में भी हुआ, पलायन गुजरात में भी हुआ, लेकिन पलायन कैराना का पलायन भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, चुनाव हार गई। बंगाल में भी चुनाव हारेंगे। ये चुनावी प्रोपेगेंडा है किसी की नुकसान को राजनीतिकरण करने का। दिल्ली के अंदर आम आदमी का कॉर्पोरेटर जो था उसके यहाँ बम निकलते, पेट्रोल बम। मैं खुद उस इलाके में गया था, यहाँ पर बम निकलते हैं और यहाँ कह रहे हैं कि चुनाव है।
इसीलिए ये खबर भी दिखाई जा रही है, लोगों के घर जलाओगे, कोई बोलेगा नहीं। 1990 में कश्मीरी पंडितों को मार मार के निकाल दिया, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली, इस देश में किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप रहे। लेकिन आज चुप नहीं कोई रहेगा। शादाब चौहान, कोई चुप नहीं रहेगा। किसी धर्म के साथ अगर नाइंसाफी होगी तो अमीश देवगन आवाज उठाएगा, चाहे कोई भी धर्म हो। अमित जी, आप आवाज उठाइए, आपको अधिकार है, कौन मना कर रहा है। लेकिन 4 बार एनडीए का चीफ प्राइम मिनिस्टर रह चुका है देश में, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर खाली राजनीति करते हैं ये लोग। एक सेकंड सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ। सुधांशु त्रिवेदी जो इस समय स्टोरी हम न्यूज 18 इंडिया पर एक्सपोज कर रहे हैं वो वाकई बहुत बड़ी है। अभी हमारी रिपोर्टर ने बताया वहां से बम मारे गए और पेट्रोल बम नहीं थे, क्रूड बॉम्ब्स थे वो। देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, दुख लगता है, विडंबना होती है कि वो पश्चिम बंगाल जहां से राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों निकले, जहां से वंदे मातरम भी निकला, जनगण मन भी निकला, जो बंगाली भद्र लोग कहलाता था, आज ममता जी के राज्य में क्या हो गया। मगर ये सब तो उनके लिए सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। क्योंकि अभी शादाब चौहान जो बोल रहे थे, चलो भैया सब मान लिया, 1990 में तो हम लोग कुछ भी नहीं थे, 2 सीटों वाली पार्टी हुआ करते थे। आप ये बता दीजिए, भारत जब से आजाद हुआ तब से आज तक कितने ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम पलायन हो गया हो हिंदू बाहुल इलाके। चुनौती के साथ कहता हूं, एक इलाका बता दीजिए और हम आपको दर्जन भर जिले बता देंगे पूरे भारत के जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हुआ और हिंदू पलायन हो गया। धुबरी, बारपेटा और मालदा से लेकर मल्लापुरम और कश्मीर तक। दीजिए जवाब। सुधांशु जी, कोई चुनाव से मतलब नहीं है, 70 साल में 70 चुनाव हो गए। जवाब दीजिए, एक जिला बताइए जहां हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम पलायन हुआ हो, जहां मुस्लिम जनसंख्या कम हो गई हो। एक जिला बताइए, चुनौती के साथ कहता हूं, पूरे भारत के 700 जिलों में एक जिला बताइए जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 47 से आज तक कम हुई हो। सुधांशु जी, चुनाव की भोगी मत उठाइए। में और मुजफ्फरनगर में पलायन नहीं हुआ क्या? अरे मैं पूछता हूं, बताओ ना, एक जिला बताओ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन कम हुई हो। मुजफ्फरनगर, जहां मुस्लिम पलायन हुआ हो। हाँ तो मुस्लिम पॉपुलेशन कम हुई हो, एक जिला बताइए। पूरे भारत में पूछिए कि पूरे भारत में बढ़ी है, क्या बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में? अरे बताइए, पुराने अहमदाबाद में से तो सारा हिंदू पलायन किया था। शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते हुए? मैं चुनौती तो फिर कह रहा हूं, एक जिला बताइए, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बताइए। आप सच्चाई सुनना नहीं चाह रहे सुधांशु जी, सुधांशु जी सच्चाई नहीं सुनना चाह रहे। गुजरात, अरे सच्चाई में शादाब जी अलग से पूछ रहा हूं, आंकड़ा बता दो भाई। लेकिन शादाब चौहान एक करके बोलिए ना। सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, प्रवक्ता भी है, वो भी आपके बयान से बात सुन रहे हैं। शादाब चौहान, शादाब जी थोड़ा आदाब से बोलिए, आदाब से बोलिए, अपना टर्न बोलिए, दूसरे का बोलने मौका दीजिए। चलिए आपके पास बोलिए। अब मैं पूछ रहा हूँ, ये दुबरी बारपेटा में, सुनिए, दुबरी बारपेटा में जब हुआ था तो क्या बीजेपी का कोई एग्जिस्टेंस था आसाम में? जब 1990 में श्रीनगर में हुआ था, कोई बीजेपी का नाम लेने वाला भी था? ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। एक्चुअली में क्या है अमीश जी, ये सेकुलरिज्म की एक बेहतरीन परिभाषा खासकर वेस्ट बंगाल में गढ़ी गई है, जहां जानते क्या होता है, सुधांशु त्रिवेदी, इस खबर को किसी ने दिखाया नहीं। रविवार से ये सब कुछ चल रहा है। अरे भाई, अभी हमारी रिपोर्टर ने बोला 2 दिन नहीं हुआ अमीश देवगन, ये 4 दिन हुआ है लगातार। घर जला दिए गए, औरतों को घर से उनके पति का है उन्हें पता नहीं है, यहाँ पे कोई आवाज लेने वाला नहीं है उनकी। देखिए, इन सब लोगों को, जितने भी ये सेकुलरिज्म के सूरमा, इनके शुक्राचार्य की तरह एक ही आंख है, जिनको सिर्फ एक तरफ का दर्द दिखता है, दूसरी तरफ का दर्द तो सेकुलर शांति का प्रतीक होता है। यहाँ पे दंगे जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सांप्रदायिक दंगे, जिनमें भाजपा पे आरोप लगता है, और सेकुलरिज्म के सूरमाओं के शासनकाल में सेकुलर दंगे होते हैं, जो सब कुछ शांति का प्रतीक होता है। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात, देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, यहीं पे एक इनका मंत्री फरहाद हाकिम जो एलानिया कहता है अपने इलाके में ले जाके मीडिया को दिखा के मिनी पाकिस्तान है। गजब है भाई, उससे सवाल नहीं पूछा जाता, तुम अपने इलाके को खुद मिनी पाकिस्तान क्यों कह रहे हो? और फिर वही फरहाद हाकिम तारकेश्वर मंदिर डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाता है। मैं चुनौती से पूछता हूं शादाब साहब, अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक हिंदू वाइस चांसलर बना दिया जाए तो आप गदर काट देंगे। यहां हिंदू अपने इलाके को वो बना दिया जाता है, और ये बंगाल में दीदी के सेकुलरिज्म का प्रतीक है। अब मुझे इस पे जवाब दे। जी शादाब चौहान, आपके पास जवाब है तो दीजिए, नहीं तो तस्लीम रहमानी मेरे साथ है।
30 सेकंड शादाब चौहान। सुधांशु जी अपना ने ऑडियो भी और वीडियो दोनों ठीक करिए उसके बाद। पलायन नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर के अंदर 50,000 से ज्यादा लोगों का पलायन हुआ बेघर हुए, लेकिन मुझे दर्द उनके मजदूरों का है जो आज सड़कों पर पलायन हो रहा है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। और इन्होंने बंगाल के संबंध में नहीं बोला। मैं ये 2 घंटे से मेरे चैनल के ऊपर मजदूरों पे बात हो रही है, किसने नहीं बोला? सुनिए, मैं ममता बनर्जी के मजदूरों की भी एक कीमत दिखाऊंगा आपको। किसने नहीं बोला मजदूरों पर? किसने नहीं बोला मजदूरों पर? नहीं शादाब चौहान, आपने आरोप भी कैसे लगाया मजदूरों पर? कौन नहीं बोला बताइए? सरकार नहीं बोली, विपक्ष नहीं बोला, मीडिया नहीं बोला। 24 घंटे का चैनल होता है, 24 घंटे एक टाइम पीरियड होता है, 18 घंटे खबर चल रही है मजदूरों की। शर्म करिए झूठ बोलने से पहले। नहीं बोल रहा हूँ मैं, अमीश भाई मैं बात कर रहा हूँ सुधांशु जी से। कहीं भी नहीं, मैं ये अक्रॉस मीडिया चैनल देखिए, अक्रॉस वेबसाइट्स देखिए, झूठ मत बोलिए। इसीलिए मजदूरों की पूरी बात हो रही है। बंगाल में होता रहेगा जब तक चुनाव नहीं होंगे, जब तक यही होता रहेगा, क्योंकि भाजपा का एजेंडा ममता जी को हराने के लिए, सेकुलरिज्म को हराने के लिए। ये भाजपा का एजेंडा नहीं है, ये इंसानियत का एजेंडा है। शादाब चौहान, तुम भी अगर बेघर होंगे ना, तुम्हारे घर पे भी अगर कुछ गलत होगा ना, तो अमीश देवगन आवाज उठाएगा। इसीलिए रोजे का समय है, रमजान का समय है, खुदा से डरो, मैं शादाब इंसानियत दिखाओ। एक वाक्य मजदूरों पे बोल देना चाहता हूं। इंसानियत दिखाई है कुछ लोगों ने इस देश के अंदर, लेकिन आज खान मार्केट गैंग, सेकुलर गैंग, सुन ले, जितनी धमकियां देनी है दे लिए। मैं आज इस खबर को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। जहां यूएई, अबू धाबी, सऊदी अरब, पाकिस्तान सबसे फोन करा ले, डराऊं न डरूंगा। सुधांशु जी, तस्लीम। मैं मजदूर वाले प्रश्न पर भी जवाब दे देना चाहता हूं। सर्वाधिक मजदूर प्रवासी किन राज्यों से है? पश्चिम बंगाल नंबर 1 है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और झारखंड है। मगर जब प्रवासियों को वापस लाने की बात हो रही है, केंद्र सरकार कह रही है हम रेल देने को तैयार है, ट्रेन देने को। आपको पता है, आंकड़ा बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश ने 386 ट्रेनें मंगाई है, बिहार ने 204 और आपके पश्चिम बंगाल ने 7। आज उनके प्रवक्ता एक चैनल पे कह रहे हैं 8। भाई गजब है मजदूरों की चिंता। अरे बुलाना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, कॉल सेंटर बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। बिहार नहीं, कोरोना का तो कोरोना में तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने बहुत खराब काम किया है। इस देश में कई राज्य सरकारों ने बहुत खराब काम किया है कोरोना के अंदर, लेकिन मैं उस विषय पर नहीं आना चाहता और मैं उस खबर को आगे लूंगा। लेकिन मैं तस्लीम रहमानी आपका रुख करता हूं। आज आपका दिल पसीज गया जो विजुअल्स हमने दिखाए हैं, जो स्टोरी न्यूज़ 18 इंडिया इस समय ब्रेक कर रहा है, हमारी रिपोर्टर ने जो जानकारी दी। रहमानी जी, मेरा दिल हमेशा ही पसीजा रहता है, कोई आज की बात नहीं है। इस किस्म के सीन इस देश में बदकिस्मती से बड़े फ्रीक्वेंट हैं, हुए ही चले जा रहे हैं और हम उस अफसोस में और उस चिंता में मरे जा रहे हैं कि कब रुकेगा। ये बंगाल कोई अलग से कोई वाकया नहीं हुआ इस साल में, कोई पहला वाकया नहीं है। मुझे अच्छा लगा आप उस चिंता में मरे जा रहे हैं, आपको बड़ी तकलीफ है। मैं जानना चाहता हूं कितने ट्वीट करे आपने इस विषय पर? नहीं, बहुत से लोग हैं। ये संडे का इंसिडेंट है, आज गुरुवार हो गया। वो जिसे आप सेकुलर गैंग कह के आप अपने आप से एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा गैंग इसकी चिंता करता है कि इस किस्म के वाकयात हमारे देश में ना हो। मैं मान रहा हूं आपको चिंता होगी। आज सैकड़ों लोग, कृपया करके बताइए सही, सैकड़ों लोग वहां पर गिरफ्तार भी हुए। अच्छा बताइए ना, कितने ट्वीट करे आपने? क्या ट्वीट करना, इसके लिए इसका हल है क्या? इसका हल है ट्वीट करना? अगर हल है तो मैं भी 1000 ट्वीट कर देता हूं। अच्छा, और अखलाक पे कितने ट्वीट करे थे आपने? मैंने अखलाक पे भी कोई ट्वीट नहीं किया। अभी आप 5 साल की बात कर रहे हैं तो आप सुन लीजिए। आपने तो बहुत वक्त दिया सुधांशु त्रिवेदी जी को, थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए। वो पलायन की बात कर रहे हैं, आप भी हिजरत की बात कर रहे हैं। इस देश में हिजरत शुरू हुई है, फिसाद के जरिए हिजरत 1984 में नीली में जिन लोगों ने नीली से हिजरत की थी वो कहाँ है, जरा मुझे बताएं सुधांशु त्रिवेदी जी। आप 1984 की नहीं 2020 की बात करिए। हिंदू परिवार 50 परिवार बेघर हो गए हैं, उनके पतियों को पता नहीं है, उनके बच्चों को पता नहीं है, बीवियां घर से जा रही है। बोडोलैंड से 12 लाख लोगों ने बोडोलैंड से 12 लाख लोगों ने हिजरत की थी। तेलंगाना में एक सेकंड बोडोलैंड में क्या हुआ अभी वो विषय नहीं है। जिस दिन बोडोलैंड विषय होगा उस दिन बोलेगा ना रहमानी साहब। ना 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 रहमानी साहब, हुबली के तेलनी बाड़ा में जो हुआ वो क्या कहेंगे? कहां से बम आए? ये बम कहां से आए?
ये बम कहां से बन जाते हैं? नहीं मुझे अच्छा, नहीं, वहां दिल्ली में भी बम बन गए थे। आप 2020 वो की बात दिल्ली में करना बम बन चाहते गए हैं? थे, यहाँ आप भी बम बन 2020 गए। की बात करना बम चाहते फोड़ेंगे हैं? घरों पर। बताइए, अगर बात नहीं मानी जाएगी, बम फोड़े जाएंगे। मुस्तफाबाद में जिनकी वजह से हिजरत की, मुस्तफाबाद में जिन लोगों की वजह से हिजरत की 2020 में, वहां भी बम फूटे नहीं, वहां भी सिलेंडर को ऊपर फेंक के गोली चला के बम बना के उसको फोड़ा गया है। वहां भी मकान और दुकानें सब जलाई गई हैं। वहां भी 50 से ज्यादा लोग कत्ल हुए। और वहां पर आज भी गैर मासूम लोगों को गिरफ्तार करके सैकड़ों लोगों को जेल में डाल रखा है। आप कभी जाके देख पाएंगे? आपको एक टायर दिखाई देता है। कितने सिलेक्टिव है आप, कितने सिलेक्टिव है? आपको कितने गैर मासूम लड़के चाहिए जो आज जेलों में बंद है? आप नहीं बोल पाएंगे, इसलिए कि ये पॉलिटिकल राइट है। और पॉलिटिकल राइट है, लोग मरते हैं, मकान जलते हैं, पलायन करना पड़ता है। बदकिस्मती है, हम उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, चाहे ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, अपनी देश अवस्थी है मेरे साथ, अपनी देश अवस्थी बंगाल पर जो इस समय हिंदू पलायन पर जो हम बड़ा खुलासा दिखा रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टर ने जानकारी दी, व्हाट इज योर टेक? तस्लीम अहमद रहमानी, सुन लो, इस देश की हकीकत ये है, इस देश का यथार्थ ये कि अगर एक मुस्लिम को एक अपार्टमेंट में अगर एक फ्लैट किराए पर नहीं मिलता तो यहाँ से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक और गल्फ टाइम्स तक की खबर छपती है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम, यहाँ पर यह कह दिया गया कि मुस्लिमों का जेनोसाइड हो रहा है। आपको शर्म नहीं आ रही? कोई सा एक तरीका बता दीजिए जो हिंदू को और हिंदुओं ने मारा हो। आपको मालूम है नीरज प्रजापति कौन था? कौन था नीरज प्रजापति? नीरज प्रजापति कौन था? बताओ मुझे, नीरज प्रजापति कौन था? मुझे बताओ, नीरज प्रजापति कौन था? आप बात कीजिए। नीरज प्रजापति बताओ कौन था? अमीश पूछे इनसे, नीरज प्रजापति कौन था बताओ? आप कहिए। आपको अखलाक का नाम याद है? आपको तरवेज का नाम याद है? आपको जुनैद का नाम याद है? आपको पहलू खान का नाम याद है? मैं आपको 94 लोगों की लिस्ट देता हूँ। 94 लोगों की लिस्ट दूंगा मैं आपको। आप अमीश देवगन के हलक से एक मुसलमान को आवाज नहीं निकलेगी। अमीश की आज जोमेटो का एक आदमी, जोमेटो के एम्प्लॉई से लेने से मना कर दे खाना, तो वो इंटरनेशनल न्यूज़, और यहाँ पर हलाल का सर्टिफिकेशन तक जैसे मोहम्मद जमायत हिंद करेगा। एक करके बोलिए। मालूम नहीं था इस देश में कि इस देश में एयर इंडिया में, एयरलाइंस में सिर्फ हलाल का खाना मिलता है, झटका नहीं मिलता। बात नहीं है, यह है इस देश का सेकुलरिज्म। इस देश का सेकुलरिज्म है ये। अब अभी नहीं बोलेंगे। अरे बताइए ना, मुझे बताइए ना। हाथ में अरे मुझे बताइए ना। आप बचाते रहे, बचाइए। आप कत्लेआम कर रहे थे ना, आप कर रहे थे कत्लेआम। किसने कत्लेआम किया बताओ? आपको तो मैंने कहा नीली में कत्लेआम आरएसएस ने किया, नीली में कत्लेआम आरएसएस ने किया। अरे यहाँ पर एक आदमी को अपार्टमेंट नहीं मिलता, पूरे देश में खबर छपती है, आप कह रहे कत्लेआम हो रहा है। आप पर तो एफआईआर होनी चाहिए। झूठ फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए आप पर एफआईआर होनी चाहिए। आपने सिखों का किया। किसने किया सिखों का कत्लेआम? आज तक 35-37 साल हो गए। आपने आदिवासियों 36 साल हो गए, 36 साल सिखों को आज तक न्याय नहीं मिला, और आप लोग मिले हुए हैं। 1984 पे मत जाइए, 1984 पे मत जाइए। मैं वो विषय महत्वपूर्ण है, सिखों का जो कत्लेआम हुआ, लेकिन इस समय जो विषय है उस पर रहना जरूरी है, इस स्टोरी पर रहना जरूरी है। मेरे साथ दंगे का एक पीड़ित भी जुड़ेगा। एक सेकेंड, ऑडियो डाउन करिए सारे, ऑडियोज डाउन करिए। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस स्टोरी को 1984 में मत लेके जाइए, बाकी किसी जगह और मत लेके जाइए, क्योंकि इस समय महत्वपूर्ण है। ये 50 परिवार सड़क पर हैं। मेरी चिंता इस समय यह है कि ये 50 परिवार के इनके परिवार के सदस्य नहीं मिल रहे हैं। पिछले 4 दिन से वहां तांडव चल रहा है, नेशनल मीडिया शांत है, कोई इस खबर को नहीं दिखा रहा, लेकिन बोलना पड़ेगा इनके लिए, इन मासूमों के लिए। अगर नहीं कोई बोलेगा तो वो इंसानियत का तकाजा नहीं है। पश्चिम बंगाल से यह बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ इस चर्चा में खालिद इबादुल्ला है, टीएमसी के हैं। खालिद इबादुल्ला साहब, क्या हो रहा है ये सब कुछ? अगर आप सेकुलरिज्म को फॉलो भी करते हैं तो हिंदू परिवारों को घर से निकालिएगा, बम फुड़वाइएगा, ये तरीका है? जो नहीं हो रहा है वो आप दिखा रहे हैं, और आपके लोग बिल्कुल नहीं, वहां परिवार बेघर हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीधे रूप से
मैं इसका क्लेम बैठाना चाहता हूं कि आज बंगाल में मैं रहता हूं, बंगाल के कोई ऐसा तेलनीपाड़ा में 50 घरों का खबर सबूत के साथ दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारी संवाददाता आशिका सिंह ने बताया 4 दिनों से हो रहा है, वहां पे बम फटे हैं। अमित जी मेरी बात सुन ले, भारतीय जनता पार्टी का ये वेबसाइट और आपके ये मीडिया वालों लोग ने ही इसको कह रहे। आज बंगाल की कोई भी मीडिया 50 परिवार नहीं दिखा रही है। ये कहां से आ गया आपका मीडिया? ये कहां से आ गया प्लान? क्यों नहीं आएगा मीडिया? मैं आपसे कहूंगा, नहीं मीडिया एफआईआर करोगे आप? नहीं मीडिया क्यों नहीं आएगा? मीडिया खबर को दिखाएगा, आर पार को दिखाएगा, अमीश देवगन तो दिखाएगा खबर को, मीडिया आएगा दिखाने के लिए। आप छुपाना चाहते हैं इस मामले को? नहीं दिखा रहा, आपको पता चल गया। बंगाल में हम लोग रहते हैं, पता नहीं कहां से आपको प्लान का यह बात आपको मिल गया। मैं कहना चाहूंगा जहां पे राइट, जहां पे दंगा फसाद खालिद अब्दुल्ला, क्या तेलनीपाड़ा में ये घटना नहीं हुई? मैं बिल्कुल कह रहा हूं घटना हुई है और दंगा फसाद हो रही है। उसी के वजह कर मैं समझता हूं कि सेकुंड ब्रिज और एक कुली एक जगह है, वहां से कई सैकड़ों मुसलमान वहां से आके, ऐसा नहीं कि उन लोगों को भगाया गया, उन लोग देखे कि सुरक्षित असुरक्षित वहां पे हिंदू इलाका में। अच्छा बम बम चले नहीं चले? तरह से बम कौन सी आबादी पर चले? एक सेकंड एक करके बात करते हैं ना। लोगों को फैक्ट आपने बोला ये आप गलत दिखा रहे हैं। फैक्ट आपने अभी माना ये घटना हुई। अब रुकिए। अच्छा बम कौन सी आबादी पे फेंका गया? कितने बम फेंके गए बताइए आप? ब्रिज के इस पार हावड़ा है, ब्रिज के नदी के इस पार हावड़ा है, नदी के उस पार हुगली है। ये हुगली और हावड़ा के बीच में नदी आती है, नदी के इस पार मैं आपको बताता हूं ये मामला कहां का है। यहाँ पे सांसदों और गुंड का ये काम है कि ये लोग ही दंगाई फसाद करा रहे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दंगाइयों में जो ना ये मामला तेलनीपाड़ा और वाडीपाड़ा का है। मिलनी चाहिए ना ये मामला तेलनीपाड़ा और वाडीपाड़ा का है। अच्छा आपसे बम चले कि नहीं चले? पूरी तरह से पता नहीं है, तेलनीपाड़ा पे बम चले कि नहीं चले? कोई प्लान की बातें नहीं हुई है। आपकी राज्य सरकार है, बम कैसे रखे तो ये बताइए। ये आपको समझनी पड़ेगी। आपकी मीडिया और मैं बंगाल की सैकड़ों मीडिया आज तक मैं अभी तक मैं नहीं देख पाया कि कोई हिंदू परिवार प्लान कर रहे। ये कहना जरूरी है कि कुछ लोग असुरक्षित महसूस 1990 में भी नहीं दिखा था आप लोगों को? जा रहे 1990 में भी नहीं दिखा था कोई पलायन हो रहा है? हिंदू भी है, मुसलमान भी है। ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ हिंदू है, यहाँ पे मुसलमानों का भी कई सैकड़ों परिवार। आप 50 की बातें कर रहे हैं, मैं 300 परिवार की बातें कर रहा हूँ। जो लोग उस तरफ भद्रेश्वर एक जगह है, भद्रेश्वर से इस तरफ आकर उन लोग शरण ले रहे हैं। भय का माहौल है, डर का माहौल है। कश्मीर में रहमानी साहब एक सेकंड मेरे साथ सुबुई खान भी है। सुबुई खान, दिखाई नहीं देता किसी को? अभी हमारी रिपोर्टर ने बोला वहां से बम फोड़े गए, वो दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो पूछना चाहिए राज्य सरकार से वो बम कहां से आए। आप किसी घर पे बम फोड़ देंगे? आप बम पूछिए कौन फोड़ा? दंगाइयों का काम ही है दंगा लगाना। आपसे नहीं पूछा, सुबुई खान नाम नहीं है आपका, चुपचाप सुन लीजिए। अमीश, सबसे पहले तो आपको न्यूज 18 को बहुत मैं कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपने बहुत अहम मसले पे आज ये डिबेट रखी है। आप बंगाल की बात कर रहे हैं, मैं बंगाल की बात करती हूँ। मैं पिछले 1 साल में अमीश 2 बार बंगाल गई हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे ममता बनर्जी अपनी राजनीति चलाने के लिए हिंदुओं के साथ अत्याचार करने की पराकाष्ठा कैसे करती है। बंगाल में हेलमेट लगाने से लेकर सीट बेल्ट लगाने तक का कानून सिर्फ हिंदुओं पे अप्लाई होता है। वहाँ पे मटियापुर नाम की एक जगह है, मेयर वहां के खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के सामने मिनी पाकिस्तान कहते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया जाता है। पलायन बंगाल में पहली बार नहीं हुआ है, वहां पे ऐसे बहुत सारे मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं जहाँ पे आए दिन हिंदुओं का पलायन होता रहता है। कोलकाता शहर का नाम जिस कालीघाट मंदिर में है, आप उस कालीघाट मंदिर की स्थिति जाकर देखिए। और वहाँ पे हज हाउस देखिए, ऐसे हज हाउस बने हुए हैं जैसे आप किसी गल्फ कंट्री में आ गए हो, किसी खाड़ी देश में आ गए हो। दुर्गा पंडाल में वो अजानें करवाते हैं। उतर जाएगा। अरे आप बीच में मत बोलिए, मैंने जो भी बात बोली है उसी एक भी बात को आप गलत करिए। अमीश, बंगाल के अंदर मंदिर के पंडित हो या आश्रम के स्वामी हो, हिंदुत्व का नाम लेने से डरते हैं। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कश्मीर में 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन रातों रात नहीं हो गया था। ऐसे ही माहौल बनता है। ऐसे बहुत सारे जिन्नास हमारे देश की कई स्टेट्स में बैठे हुए। अमीश, जरूरी नहीं है कि जिन्ना आदमी हो, जिन्ना औरत भी हो सकती है। ममता बनर्जी ने बंगाल का वही हाल कर रखा है।
जो हाल कुछ टाइम पहले कश्मीर का हुआ था। और अगर आज हम दिल्ली में ये बैठ के चुप बैठ जाए कि हमें कुछ नहीं होगा अगर बंगाल जल रहा है, तो ये वही बात हो गई जैसे हमारे घर का एक कमरा जल रहा हो और हम ये सोचे कि वो आग हम तक नहीं पहुंचेगी। आपको मैं बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेट करती हूँ अमीश, इस मुद्दे पे हमें दिन और रात बात करनी चाहिए। मैं सुधांशु जी यहाँ पे बैठे उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, क्योंकि सीए प्रोटेस्ट में दिल्ली में हजारों की तादाद में जो प्रोटेस्टर्स आए थे जिन्होंने दिल्ली जलाई थी, उसमें बहुत सारे लोग बंगाल से भी आए थे। कितने घुसपैठी उन्होंने घुसा लिए अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। जी सेंटर को सुधांशु त्रिवेदी, ये स्टोरी बड़ी है। टीएमसी के जो नुमाइंदे वो कह रहे थे कि घटना तो हुई है, बम भी चले हैं, लेकिन कोई परिवार छोड़ के नहीं जा रहा। कमाल है। देखिए, एक बात तो जो सुहेल खान जी ने कही मैं उसमें ऐड कर दूं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी का इशू आज हम अपनी सरकार के जमाने में नहीं कह रहे हैं। जब जयपुर के बम ब्लास्ट हुए थे और जो मुंबई में आजाद मैदान की घटना हुई थी, दोनों में बांग्लादेशी घुसपैठे पाए गए थे, तो वो बंगाल से ही गए थे। और दूसरी बात जो हमारे टीएमसी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि पलायन तो हो रहा मगर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, वो तो केवल कुछ परिवार गए, इनको नहीं दिखता। इसीलिए पश्चिम बंगाल के 3 जिले मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर अपने आप मुस्लिम बाहुल्य हो गए, क्योंकि दिखाई थोड़ी पड़ा। रातों रात पैदा होते रहे, शांति से सब कुछ होता रहा और होते होते 3 इलाके मुस्लिम बाहुल्य हो गए। क्या आजादी के समय मुस्लिम बाहुल्य थे? अब मैं दूसरी बात, एक और बात कह रहा हूं, मैं भारत के नागरिक की बात नहीं कह रहा हूं, अब दूसरी पे बात कह रहा हूं। सिर्फ इमामों को वजीफा मिलता है, बाकी पंडितों को तो छोड़िए, न सिख ग्रंथियों को मिलता है, न क्रिश्चियन पादरियों को मिलता है, एक ही जगह को मिलता है। एक इनके आने से पहले मैंने बात कही थी, फिर रिपीट कर देता हूं। फरहाद हाकिम तारकेश्वर मंदिर डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बन जाता है, चुनौती के साथ कहता हूं मुस्लिम धर्म बना सके। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भूत उतरने की इन्होंने बात कही। भूत उतर रहा है जनाब, अरे चुनाव से पहले भूत उतर गया था, लोकसभा से पहले। याद करिए ममता दी की वो तस्वीर, पट्टी बांधे हाथ क्यों करे हुए, अब कोलकाता में दिखाई नहीं पड़ती जाते, पहले खूब दिखाई पड़ती थी 3-4 साल पहले। अरे अब तो इंटरनेट से गायब होने लगी भाई, भूत उतरने लगा। क्यों? अरे भाई इससे ज्यादा बेहतर तो वहां बांग्लादेश में शेख हसीना ज्यादा कड़ाई से इस्लामिक कट्टरपंथियों से लड़ रही है बजाय ममता बनर्जी जी के। तो भूत उतरता दिख गया, अभी तो तस्वीर गायब हुई है, धीरे धीरे चुनाव आएगा और भी तस्वीरें हो जाएंगी। और अंततः फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं और आपका पुलिस कमिश्नर स्थानीय सांसद से बात नहीं करता, उसका फोन नहीं लेता, और आपकी मुख्यमंत्री कहती मैं प्रधानमंत्री का फोन नहीं लेती हूं। फिर आप कहते हैं संघीय ढांचा, संवैधानिक व्यवस्था। क्या मजाक है ये कि आपके जिले के अधिकारी सांसद का फोन नहीं लेते, मुख्यमंत्री कहती मैं प्रधानमंत्री का फोन नहीं लेता। मुझे जवाब दे दीजिए इस पे। तस्लीम रहमानी, खालिद अब्दुल्ला जवाब देना चाहते हैं। खालिद जी बोलिए, 40 सेकंड बोलिए, फिर तस्लीम रहमानी। मैं पहले भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ भूख, सत्ता और पैसा का है। वो आपने देखा कि सोशल मीडिया में हाई कोर्ट का जज क्या कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी का एक ही भूख है, वो पैसा और सत्ता। किस तरह से ग्रहण किया जा सकता है, किस तरह से छीना जा सकता है, ये लोग कोलकाता हाई कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई? मैं तो पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या कहा ममता बनर्जी को। मैं हाई कोर्ट के जज का बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद होता है, क्या थी ममता बनर्जी के बारे में? एक ही मकसद है कि पैसा और सत्ता। ये लोग पैसा और सत्ता को ग्रहण करने के लिए, छीनने के लिए, लेने के लिए। जो अभी सुधांशु त्रिवेदी ने बातें बोली उनका जवाब दीजिए ना। खालिद अब्दुल्ला, आपको नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल नफरत होगी या अमित शाह से पॉलिटिकल नफरत होगी कि आपके 18 सीटें कैसे आ गई? वो नफरत आप बरकरार रखिए, वो आपका और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का मामला। एक सेकंड, लेकिन मुझे ये बताइए ना, ये बम कैसे आए? देश के लोकतंत्र से नफरत है, मुझे प्राइम मिनिस्टर कैसे आए? लोकतंत्र से नफरत है ममता बनर्जी को, उनके नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नफरत है। आप लोगों को मजदूरों की चिंता नहीं है, उनके लिए आप ट्रेन नहीं भेजेंगे। आप लोगों को अब दंगे की चिंता नहीं है। आप कह रहे हैं हम बिलीव करते हैं, जो हम कर रहे हैं वही सही है। ऐसे कैसे चलेगा? अमित जी, इतिहास उठाकर देख लिए, जब जब दंगा हुआ है तब तब भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होता है। ये तो समझने की जरूरत है। सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, क्यों कराता है दंगा? वो कराते हैं जिसकी फायदा के लिए। एक सेकंड,
मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो बम थे, आपकी लोकल प्रशासन की, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लोगों के घरों में बम फोड़ दिए गए? पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन मतलब भारतीय जनता पार्टी में बम फोड़ रही है और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे, सख्ती से बरतेगी। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को तो आप छोड़ नहीं रहे, बीजेपी के अध्यक्ष पे तो पत्थर पड़वा दिए थे आप लोगों ने। मैं फिर कह रहा हूं कि सुधांशु त्रिवेदी, हुआ है, याद है लोकसभा चुनाव की स्थिति आपको? खालिद अब्दुल्ला, मैं तो बंगाल में था। भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत कब मिला और किस दल को मिला? जरा टीएमसी के समर्थक महोदय को याद दिला दूं। 404 सीटें मिली कांग्रेस को 1984 के दंगे के बाद। सबसे बड़ा दंगे का फायदा मिला तो कांग्रेस पार्टी को, जब 1984 में दंगा करा के 400 सीटें मिली, तो भाजपा को तो 2 सीटें मिली थी। अब बताइए, 1989 भागलपुर दंगा, उसके बाद सत्ता में कौन आया? लालू प्रसाद यादव, सेक्युलरिज्म के सूरमा। एक सेकंड, नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते खालिद अब्दुल्ला, ऐसे नहीं हो सकता। खालिद जी, अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे प्लीज अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं। भारत के इतिहास के सबसे भयानक दंगों में से एक 1984 का सिखों के विरुद्ध दंगा, वर्ड कहना उसके साथ नाइंसाफी है, वो नरसंहार था। उसके बाद कांग्रेस को 404 सीटें, 1989 भागलपुर, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी की सरकार, 1967 सूरत, उसके बाद गुजरात में कांग्रेस की सरकार। भैया बताते तो चाहिए, 1990 91 पूरा उत्तर प्रदेश जल गया, बिहार जल गया, केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार। कहां का आंकड़ा बोल रहे हैं? 1990 पूरे श्रीनगर से हिंदुओं को भगा दिया गया। किसकी सरकार आई थी? भाजपा सरकार आई थी क्या? अरे बताइए। एक सेकंड, तस्लीम रहमानी। उसके बाद आसाम में जो हुआ, उसके बाद किसकी सरकार? इसीलिए ये झूठ का प्रोपेगेंडा। एक सेकंड, तस्लीम रहमानी, खालिद अब्दुल्ला शांत रहिए आप। तस्लीम रहमानी आएंगे अब। तस्लीम रहमानी कहते हैं आप संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करती है। देखिए तस्लीम रहमानी, सुधांशु जी, आपको लगता नहीं है नाइंसाफी हो रही है? जी आइए, एक अखलाक का विषय होता है तो 1 महीने तक डिस्कस होता है, नहीं लेकिन इस विषय को डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं? टीएमसी के नुमाइंदे तो ये बोल रहे हैं, गलत तो दोनों है। नहीं, अवाम के साथ तो नाइंसाफी होती रही है, कब नहीं, अब भी हो रही है ना। कल सुभान अंसारी कत्ल हो गया एक लिंचिंग में, आप भी तो कर रहे हैं नाइंसाफी। दूसरा गैर मुस्लिम लड़का आजकल अपनी जिंदगी से जूझ रहा है। सिर्फ बकरी चोरी के शुबे में 2 आदमी मर गए, नाइंसाफी है। 40 आदमी, ये कल्चर पैदा किया है पॉलिटिकल लोगों ने। मैं ये कहता रहा हूं कि इस मुल्क में कम्युनल राइट नहीं हुए, इस मुल्क में पॉलिटिकल राइट हुए, पॉलिटिकल प्रमोशन से हुए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से हुए, पॉलिटिकल टारगेट के साथ हुए, आज तक हो रहे। पूरा का पूरा राम मंदिर का मूवमेंट चला दिया 30 साल तक एक पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ में। तो जितना कत्ल इस मुल्क में होता है, चाहे वो आपने रॉयट्स के साथ राम मंदिर जोड़ दिया, या आसाम का कहे या 84 का कहे, वो सारा का सारा सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। वायलेंस, ये सुधांशु त्रिवेदी एंड तस्लीम रहमानी भारतीय की आइडियोलॉजी और माइंडसेट ने क्रिएट किया इस मुल्क में। रहमानी साहब, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। पॉलिटिकल राइट हुए, भारत के इतिहास में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रॉयट्स का आह्वान कब किया गया? याद है आपको? मोहम्मद अली जिन्ना, 16 अगस्त 1946, यही बंगाल, सैयद शाहिद सुहरावर्दी, बंगाल का चीफ मिनिस्टर, उसकी पूरी अब उसके आज क्या रेलिवेंस है? आज क्या रेलिवेंस है? आप 47 के बाद आइए, आप 47 के बाद आइए, 47 के बाद आइए आप। 84 में अरे आप का इससे बड़ा जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। और आपने कहा कीजिए ना, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए, जरा अपने टर्न पे बोलिए। आपने दूसरी बात कही, जेल में बहुत से बेकसूर लोग हैं। मैंने माना, आपको क्या ये बात पता नहीं है कि भारत की जेलों में 90% लोग अंडर ट्रायल हैं? 90%, चाहे किसी भी जुर्म में हो। ये तो कानून व्यवस्था का हिस्सा है। तो 90 के 90% जो है अभी तक तो कानून की नजर में मासूम है। तो आप सिर्फ उसमें एक मजहब क्यों देखने लगते हैं? यही समस्या है, अपराधी मजहब देखने लगते हैं। छोटा राजन को हिंदू नहीं कहने लगता है कि ये गैंगस्टर हमारा है, मगर दाऊद भाई हो जाता है। ये समस्या है आपकी, इसलिए अपराध को मजहब के नजरिए से देखना चाहिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपने अपनी बात को रखा। रहमानी साहब, एक सेकंड अवस्थी जी,
मैं आपने देखिए सुधांशु जी ने मेरी ही बात को प्रमोट किया है। मैंने यही कहा कि पॉलिटिकल राइट्स है, उन्होंने भी यही, वो भी एडमिट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल राइट्स है, इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। अगर राजीव गांधी ने कहा तो राजीव गांधी ने पॉलिटिकल राइट को प्रमोट किया, इसमें क्या शक है। इसी तरीके से अगर एडवाणी जी ने कहा कि सारे टेररिस्ट नहीं, पूरा का पूरा राम मंदिर मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट था। आप तो उस मूवमेंट को धोते रहे। आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू राम टेम्पल चाहिए, और तबाह और आपकी रथ यात्रा खून के पहियों में, खून में डूबी हुई थी एडवाणी जी की रथ यात्रा। और यही एडवाणी जी जिन्होंने कहा कि सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान है। इस तरीके से नफरत प्रमोट करके उस पूरे मूवमेंट को चलाया गया। 30 साल में आज जो हिंदुस्तान में ये नफरत फैली हुई है, इसमें रोल किसका है, किसका रोल है ये 30 साल का मूवमेंट है कि जिस मूवमेंट ने आज हिंदुओं और मुसलमानों को अलग किया और यहां तक पहुंचाया कि सब्जी वाला हिंदू होगा और मुसलमान होगा और इनको मकान मिलेगा, उनको मकान, ये कहां तक लेके आए? ये 30 साल में आप लेके आए, आपकी आइडियोलॉजी लेके आई है जो आज सरकार में आके बैठी है। और सरकार में बैठने के बाद पिछले 6 साल में इस मुल्क में एक दिन अमन का नहीं गुजरा, एक दिन अमन का नहीं गुजरा 6 साल में, जब से आप यहाँ आए हैं। जीडीपी नीचे चला जा रहा है। जी आपने बड़ा आरोप लगा दिया कि एक दिन अमन का नहीं गुजरा। कभी दिल्ली में एक सेकंड, ये बड़ा आरोप लगा दिया आपने। एक सेकंड, अवनीश अवस्थी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु अवनीश अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवस्थी जी, एक दिन अमन का नहीं गुजरा। तस्लीम अहमद रहमानी, राम मंदिर आंदोलन से पहले इस देश में कितने दंगे हुए हैं, कितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं? किस किस का नाम याद दिलाऊं? 1969 में विश्व का सबसे बड़ा लंबा दंगा गुजरात में, देसाई मुख्यमंत्री था वहां पे कांग्रेस का, आज तक लोग याद करते हैं। गुजरात में 1 महीना ऐसा नहीं गुजरता था जब कर्फ्यू ना लगे। पिछले 2002 के बाद से आज तक वहां कर्फ्यू नहीं लगा है। आपको मालूम है ये बात? तस्लीम अहमद रहमानी, आप उस मानसिकता में जीते हैं कि इस देश में हमने 800 साल राज किया। आपने सही कहा। 800 साल का गणित आपका कहां से आया है मुझे मालूम नहीं है। कि आप उस पीएफआई से हैं जो पीएफआई एक मोहम्मद लिखने पर क्वेश्चन पेपर पे मोहम्मद लिखने पर हाथ काट देता है। आप उस पीएफआई से हैं, आप एप्रिशिएट कर रहे हैं, आप ग्लोरीफाई की बात करते हैं, आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप 2002 के कत्लेआम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप कहिए आप जिम्मेदार नहीं है, आप अहिंसा की बात जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने वो डायरेक्ट एक्शन किया था, तस्लीम रहमानी, एक सेकंड, अच्छा मारे गए थे, जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन का कॉल किया था इसी बंगाल में, आप करेंगे, इसी बंगाल में किया था डायरेक्ट एक्शन। नहीं, आप करेंगे अहिंसा की बात, मारे गए थे, अहिंसा की बात आप करेंगे, मैंने आप बताइए ना, आप करेंगे, आप बताइए काट काट के सिखाते थे हिंदुओं को कत्ल करना। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, जिन्होंने हिंदुओं को बरगलाया, सांप्रदायिक दंगों में एक वो दंगा बता दीजिए जहां पे हिंदू बहुल हो और मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, मुझे वो एक जगह बता दीजिए, एक जगह बता दीजिए। आप ही ने तो प्रमोट किए हैं जहां पर मुसलमानों बहुल होता है, पूरा का पूरा गुजरात। आप बताइए, गुजरात आदिवासी और आदिवासियों की जो डोमिनेंस है वो आपने किया। अरे जहां मुस्लिम बहुल होता है वहां तो हिम्मत नहीं हुई, क्यों नहीं है? जहां मुस्लिम बहुल है वहां नहीं कर सके। आज एक भी हिंदू क्यों नहीं है? मुझे बताइए, एक मोहल्ले का आप बताइए जहां आरएसएस इन्वॉल्व हुआ हो और मुस्लिम आप बाहर निकल आओ कि 800 साल आपने राज किया है और जजिया वसूला है। मोहल्ला बताइए, इस मानसिकता से जितनी जल्दी बाहर निकल। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी भी हाथ खड़ा करें, सुबुई खान भी हाथ खड़ा करिए। सुधांशु जी एक सेकंड, अवनीश अवस्थी, एक सेकंड, तस्लीम रहमानी एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी। मैं बिल्कुल संक्षेप में 2 बातें कहूंगा। तस्लीम रहमानी साहब ने आरोप लगाया, जिस इलाके में, जैसे अवनीश जी ने कहा, जिस इलाके में केवल 10% हिंदू रह गए और 90% मुसलमान रह गए। पुराने लोग बात छोड़ दीजिए, आप केवल 10 पूरे भारत में रजिस्ट्री ला के दिखा दीजिए जहां किसी हिंदू ने या गैर मुस्लिम ने जमीन खरीदी हो पिछले 6 साल में, जब आपके हिसाब से हिंदुओं की सरपरस्ती की सरकार है। दूसरा, आप कहते हैं हलाल का मीट होता है, कभी किसी मुसलमान को गैर मुस्लिम के यहां से मीट खरीदते देखा है? बताइए। तब तो कहता है कि साहब हमें तो अपने वाले में भरोसा है, हलाल को लेकर वो कहे भी कि हलाल का तो भरोसा नहीं है। और दो माइनॉरिटी की बात करता हूं, सिख झटके का मीट खाते हैं, मगर आप हलाल का खाते हैं। तो सिखों के लिए एयरलाइंस में स्पेशल व्यवस्था नहीं होती थी कि झटके का होगा, उन्हें भी हलाल का ही खाना पड़ेगा। यानी अगर कोई हिंदू भी मीट खाएगा तो हलाल का ही खाएगा, क्रिश्चियन खाएगा तो हलाल का खाएगा, सिख खाएगा तो हलाल का खाएगा, यानी सब मुस्लिम का खाएंगे।
अगर किसी दूसरे ने ये कर दिया, मैं उसको गलत मानता हूं, तो इतना हो हल्ला। और आप दिखा दीजिए, केवल इतने भारत में इतने करोड़ मुस्लिम रहते हैं, 20 करोड़, 20 दुकानें बता दीजिए जहां से गैर मुस्लिम की दुकान से हलाल का मीट मुस्लिम लेता हो, बता दीजिए। और 10 रजिस्ट्री बता दीजिए जहां 10% हिंदू रहते। बताइए रहमानी साहब, मौका है आपके पास, एक्सपोज कर दीजिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को। यू हैव अ चांस। देखिए ऐसे, हाँ वो कर दो, मैं कर दूंगा। दसियों नहीं, सैकड़ों दुकानें झटका गोश्त की इस मुल्क में मौजूद है। दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली में झटके की सैकड़ों दुकानें मौजूद है। अब इन्होंने नहीं देखा होगा जो, और गैर मुस्लिम की दुकान से। भाई हलाल मुझे खाना है, हलाल खाना मेरा काम है। सुधांशु जी क्या खाएंगे, ये मेरा वो नहीं आउटलुक कि मैं तय करूं कि सुधांशु जी क्या खाएंगे। जो सुधांशु जी को खाना है वो अपने से खाए। उन्हें झटका खाना है नॉन वेज में, अरे वो ऐसे मैं दूसरी माइनॉरिटी का उदाहरण देता हूं, जैन ये वोट नहीं कर सकते कि जो नॉन वेज लाया है वो वेज भी लेके आए। आप जाइए, आपको कितनी जगह, अरे दिल्ली में आपको, दिल्ली में झटके की कितनी दुकानें दिखाओ। अरे मैं दिल्ली में झटके की कितनी दुकानें दिखाई आपको। अरे मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं टॉपिक पर आ रहा हूं। इस समय जब हम खबर ब्रेक कर रहे हैं तो लॉकेट चटर्जी जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इस खबर पर रिएक्ट करना चाह रही है। मेरे साथ कुछ देर में वो फोन लाइन पर होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं ट्विटर पर अपार समर्थन, इस खबर को अपार समर्थन मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह खबर पे मैं चुप नहीं बैठूंगा, अंत तक लेके जाऊंगा। ममता बनर्जी के बंगाल में हिंदू परिवारों का पलायन बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर को बड़ी जगह मिलेगी, लेकिन ये गलत हो रहा है। और जब बम फोड़े जाएंगे, जब उन परिवारों को मारा जाएगा, तो खबर बनेगी। वेलकम बैक। इस समय की बड़ी खबर यही जो आर पार ने हमने बड़ा खुलासा किया है। अब बड़ा खुलासा यह है कि बंगाल के तेलनीपाड़ा में, हुगली के तेलनीपाड़ा इलाका में तनाव हुआ और वहां पर एक इलाके में बम फोड़े गए और परिवार पलायन कर गए। पलायन किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, वो दर्दनाक है, लेकिन वहां टारगेट करके लोगों को भगाया गया है। ये अब बड़ी खबर है। तेलनीपाड़ा में भारी हिंसा हुई थी, हम आपको बता दें, और आज लोगों ने वहां से पलायन करा है, जो हमारी जानकारी है, जो हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट है, जो हमारी संवाददाता आंशिका सिंह ने दी। मैं सीधा रुख करता हूं अपने मेहमानों का। आपके पास वक्त है तस्लीम रहमानी और सुबुई खान, मैं आपका रुख करता हूं क्योंकि आप भी हाथ खड़ा कर रही थी अपनी बात को रखने का। सुबुई, हम एक आंख बंद क्यों करना चाहते हैं? अमीश, एक आंख बंद इसलिए करना चाहते हैं कि वो हमारे एजेंडा को सूट करता है, वो हमारी धर्मांधता को सूट करता है। सच्चाई कई बार कड़वी होती है, लेकिन उसको आंखें खोल के कभी ना कभी तो देखना ही पड़ता है। रहमानी साहब ने एक बात कही कि पिछले 6 साल से हम चैन से क्यों नहीं बैठे। रहमानी साहब, जब तक इंसान को अपनी बॉडी में कैंसर होने का पता नहीं होता है ना, तब तक वो चैन से ही बैठता है। जिस दिन उसको पता चल जाता है कि बॉडी में कैंसर है, उस दिन से उसका चैन खत्म हो जाता है। यही हम लोगों के साथ हुआ है। पिछले 70 साल से हमारा भारत जिस अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद से जूझ रहा था, वो हम लोगों को दिखाई दे गया है, इसलिए हम बेचैन हैं। अब हमने अलगाववादियों को अलगाववादी बोलना शुरू कर दिया है, कट्टरवादी को कट्टरवादी बोलने लगे हैं, आतंकवादी को आतंकवादी बोलने लगे हैं, क्योंकि इसी सीक्वेंस में ये चीजें चलती हैं। तभी इस्लामिक स्टेट की डिमांड होती है। तस्लीम रहमानी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड तस्लीम रहमानी को ऑडियो ऑफ करिए। जस्ट 5 सेकंड्स अमीश। जो पाकिस्तान के साथ हुआ हमारे देश में, जो कश्मीर के साथ होने वाला था, जो केरल में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, वो देख के हम चैन से नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा कैसे तस्लीम रहमानी, क्या आपको लगता है कि ये चीजें रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए? तस्लीम रहमानी, वन शुड नॉट रिपोर्ट इट। नहीं, रिपोर्ट होनी चाहिए और उसको रोका जाना चाहिए। क्यों नहीं रिपोर्ट होनी चाहिए? जो भी हिंसा है उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। मैं सुबुई की बात को जवाब नहीं दूंगा, वो तो ये कह रही है सारे देश को कैंसर हो गया है जब से मोदी जी आए। मैं इनको कहना चाहता हूं, अभी सुधांशु जी कह रहे थे मुसलमान गोश्त नहीं खाते हिंदुओं का। अरे भैया, अल कबीर कौन है? और ये संगीत सोम की कंपनी है मुजफ्फरनगर में, अल हबीब, ये किसकी कंपनी है? ये किसकी कंपनी है? ये किसकी? अरे चुप रहिए, अब चुप रहिए, चुप रहो सुबुई, चुप रहो। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखते हुए इलाज ना करें। सुबुई रहमानी साहब को 10 सेकंड दीजिए ना। तस्लीम रहमानी,
आप 10 सेकंड लीजिए, मेक योर पॉइंट। मैं ये कह रहा था कि अल हबीब किसकी कंपनी है? अल हबीब किसकी कंपनी है? चलिए सुधांशु भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बहस बड़ी है। लेकिन कई बार राजधर्म का पालन आपको करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। हिंसा किसी के साथ हो, हिंदू के साथ हो, सिख के साथ हो, ईसाई के साथ हो या मुसलमान के साथ हो, वो गलत है। और उस हिंसा को दबाना उससे भी ज्यादा गलत है। इसीलिए आज इस खबर को मैंने उठाया और मैं डंके की चोट पर इस खबर के साथ खड़ा हूं। नमस्कार।